नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका आपके यूट्यूब चैनल फिज़िक्स रोल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आपने भली भांति और अच्छे ढंग से देख भी रहे होंगे। आप अपने दोस्तों और मित्रों को, रिश्तेदारों को भी ये जो वीडियो हैं इन्हें शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का जो उत्साह है वो इसी प्रकार से बना रहे। तो मैं यही आपसे आशा करता हूं कि आप हमारा जो सहयोग अभी तक करते आए हो इसी प्रकार सहयोग आप आगे भी करेंगे। तो कल दोस्तों हम लास्ट टाइम में पढ़ रहे थे कि CaOCl2 जो 3 नंबर आप यहाँ देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, इसका अध्ययन हम कल लास्ट टाइम के अंदर कर रहे थे। तो इसमें एक बार फिर से जैसे अपने करते आ रहे हैं उसी प्रकार से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। CaOCl2 इसका रासायनिक नाम बच्चों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और साधारण नाम इसका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसे प्रचलित नाम से भी अपने जानते हैं, यानी सबसे फेमस नाम जो है इसका ब्लीचिंग पाउडर या फिर बच्चों विरंजक चूर्ण, जो मैंने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, विरंजक चूर्ण भी इसको अपने कहते हैं। इसको जो बनाने की विधि है दोस्तों, निर्माण जो इसका किया जाता है वो शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसका निर्माण अपने आसानी से कर सकते हैं। जैसे CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2, और इसमें यदि अपने ये क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 और H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? CaOCl2 और H2O। ये बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाएगा। अब देखो, गुण में अपने इसमें पढ़ा था कि सबसे पहला पॉइंट जो है यह पीला तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है? पीला पदार्थ है, तीक्ष्ण गंध वाला, यानी तेज गंध होती है, इसकी तीव्र गंध होती है, ऐसा ये पदार्थ है। अगला है, ये ठंडे जल में विलय होता है। ठंडे जल में क्या होता है? विलय होता है, यानी घुलनशील होता है। ठंडे जल में ये घुलनशील होता है। इसको वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। वायु में खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। वायु में यदि इसको खुला छोड़ा जाए तो क्लोरीन गैस देता है। अगला, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्या देता है? क्लोरीन गैस देता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इसके हो गए। फिर इसके बाद में ये कैसे क्लोरीन गैस देता है, इसका रिएक्शन समीकरण आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। CaOCl2 की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है, तनु अम्ल जो है, तो ये CaSO4 H2O और Cl2 यानी क्लोरीन गैस देता है। फिर विरंजक चूर्ण से मुक्त होने वाली क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया करके नवजात परमाणु ऑक्सीजन देती है, और यही ऑक्सीजन रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने में काम में आती है। तो देखो, ये तो यहाँ ये नवजात ऑक्सीजन दे रहा है, इसका ये समीकरण, और ये रंगीन पदार्थों को कलरलेस किस प्रकार से कर रही है, रंगहीन कैसे बना रही है, उसका समीकरण। उपयोग लिखे थे इसके अपने, पहला वस्त्र उद्योग में, अगला कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण को काम में लेते हैं। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला, पेयजल शुद्ध करने में, यानी पीने का जो पानी है उसे शुद्ध करने में, और प्रयोगशाला अभिकर्मक में, ये अपने पढ़ा था। फिर इसके बाद में चौथा पढ़ा था अपने NaCO3, जिसका रासायनिक नाम था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका साधारण नाम था बेकिंग या मीठा सोडा। बेकिंग सोडा या फिर मीठा सोडा, ये इसका क्या था? साधारण नाम। इसको खाद्य पदार्थों में डालकर गर्म करने पर ये CO2 गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, जिससे खाद्य पदार्थों में छेद पड़ जाते हैं और हल्के भी हो जाते हैं। जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड में जो छेद होते हैं वो, और हल्की भी होती है ब्रेड, तो उस प्रकार के हो जाते हैं। फिर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसमें CO2 मिलाने से और NH3 गैस प्रवाहित करने पर NaCO3 को प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका समीकरण हो गया, ये NaCO3 का हो गया। उसके बाद में
आगे आपने पढ़ा था कि NaCl जो है वो किस प्रकार से अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके CO2 और NH3 के साथ अभिक्रिया करके NaCO3 और NH4Cl देता है, NH4Cl का निर्माण करता है। Na2CO3 अगली रिएक्शंस में जल के साथ अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 2NaHCO3 का निर्माण करता है। ये बात आ गई समझ में। गुण देखो इसके, पहला जो पॉइंट है यह है श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये कैसा ठोस है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह है जल में अल्पविलेय है, पानी में अपने क्षारीय विलयन के रूप में रहता है और अधिक गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। इसको समीकरण जब करवाया जाता है तो CO2 गैस निकलती है। देखो यहाँ पर ये निकल रही है CO2 गैस। अधिक गर्म करने पर क्या निकलती है? CO2 गैस। फिर NaCO3 के उपयोग देखो, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, एंटी एसिड के रूप में, कीटों के डंक द्वारा स्त्रावित अम्ल को उदासीन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और पांचवा है अग्निशामक यंत्रों में, और अगला है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। ये था इतना, ठीक है। इसके बाद में आगे देखो, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है अपना, ये 4 हो गए ना, टोटल कितने हो गए? ये 4 NaCO3 तक। पांचवा पॉइंट जो है अपना, पांचवा पॉइंट जो है वो क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट क्या है? 10H2O। ये पांचवा पॉइंट है अपना। अगला जो नया टॉपिक है आज का, Na2CO3 डॉट 10H2O। इसमें देखो एक तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें जैसे सूत्र पूछा जा सकता है, ये किसका सूत्र है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका साधारण नाम क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों तो नाम इसके। कोई प्रचलित नाम है तो वो याद रखो। फिर इसके गुण क्या क्या हैं, 4-5 गुण है, कोई 2-3 पूछ लिए, सारे पूछ लिए। उपयोग क्या क्या है वो आपको याद होने चाहिए। कौन कौन सी इसमें समीकरण आ रही है, अभिक्रिया कौन कौन सी आ रही है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से ये दे रखा है इसमें। तो रासायनिक नाम होता है इसका बच्चों, पहला जो नाम है जैसे अपने लिखते आ रहे हैं, पहला नाम कौन सा नाम होता है? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम इसका क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। साधारण नाम देखो इसका, जो सामान्य नाम भी कहलाता है, साधारण या फिर साधारण कह दो चाहे सामान्य कह दो, एक ही बात है, या सामान्य नाम। साधारण या सामान्य नाम होता है इसका बच्चों वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने में जो यूज आता है ना, वो होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग धोने के लिए। तो ये इसका वॉशिंग सोडा साधारण नाम। सामान्य नाम जो अपने काम में लेते हैं वो क्या है? वॉशिंग सोडा। अब देखो इसको कैसे कैसे प्रयोग में लेते हैं, कैसे काम में लेते हैं। तो इसके एक सोडियम अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। अब देखो एक जो है ये रहा 10 अणु, 10H2 का मतलब 10 अणु क्रिस्टलन जल। एक सोडियम अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। इसका निर्माण साल्वे विधि से भी किया जाता है। और मतलब इसका जो निर्माण है वो साल्वे विधि से भी किया जाता है। ये एक विधि है इसको बनाने की। साल्वे विधि से भी किया जाता है। एक अन्य विधि से मीठे सोडे को गर्म करने पर, एक जो दूसरी विधि है, एक अन्य विधि से मीठे सोडे को गर्म करने पर, अन्य विधि से मीठे सोडे को गर्म करने पर
सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर वाशिंग सोडे का निर्माण होता है, और इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर किसका निर्माण होता है? वाशिंग सोडे का निर्माण होता है। तो ये जो साल्य विधि है ये तो अपने सिलेबस में है नहीं, वैसे लिखा है इसका एक निर्माण साल्य विधि से भी किया जाता है, ये तो अपने सिलेबस में है नहीं। तो जो दूसरी विधि है वो है इसको बनाने की, ये वैज्ञानिकों के नाम पर अलग अलग विधियां हैं, तो ये वही विधि है साल्य विधि। तो अपने जो दूसरी विधि है वो है जो मैं अभी आपको बता के गया हूँ। क्या है दूसरी विधि? कि जो दूसरी विधि है उसमें क्या है कि इस विधि में मीठे सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। मीठे सोडे को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर, क्रिस्टलीकरण जब किया जाता है, मीठा सोडा यानी NaCO3, पीछे पढ़ गया है ना आपने, NaCO3 पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो वाशिंग सोडे का निर्माण होता है। तो ये जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये देख लो आप रासायनिक समीकरण के हिसाब से। तो NaHCO3 इसको इसकी सहायता से, ये मीठा सोडा है, इसकी सहायता से बनाया जाएगा। तो क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? H2O प्लस CO2 प्लस क्या बनेगा? CO2, ये बनेगा इसकी सहायता से। Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, ये चीज़ इसकी सहायता से बनेगी। आगे बात समझ में? ये ठीक है। तो ये समीकरण इसकी सहायता से बनेगी। ये चीज़ आप देख रहे हो ये कहाँ से है? यदि इसको संतुलित करें ना, ये समीकरण संतुलित नहीं है, यदि इसको संतुलित करेंगे तो ये चीज़ अपने वापस से क्रिएट हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 लगा सकते हैं अपने, ठीक है, तो 2 लगाते ही ये चीज़ वापस क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। ये समीकरण आगे वाला बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आगे अगला समीकरण, अब जो बना है उसकी सहायता से जो इसका प्रोडक्ट बना है, यहाँ देखो जो इसका प्रोडक्ट बना है ये Na2CO3, इसमें 10 अणु जल के जोड़ देते हैं। फिर ये जो चीज़ है वो वापस कैसे रिएक्ट करती है वो देखो, तो वो उसी रूप में क्रिस्टलीकरण हो जाएगा सिर्फ उसका। पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर वाशिंग सोडे का निर्माण हो जाएगा। यहाँ 2 लगाते ही ये चीज़ संतुलित हो जाएगी। यहाँ 2 लगाओगे ना तो ये समीकरण आ जाएगी। यहाँ 2 लगाते ही Na कितने हो जाएंगे? 2, तो Na2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। और यहाँ H कितने हो जाएंगे? 2, तो देखो H 2 रहे, यहाँ 2 है ना। C कितने हो जाएंगे? 2, एक C ये रहा, एक ये रहा। और O कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 3 2 6, तो 3 ये रहे, 2 ये रहे, 5 और 1 ये रहा 6। तो यहाँ आप 2 लगा सकते हो, 2NaHCO3। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो इसका प्रोडक्ट बना है यहाँ, ये इससे ये समीकरण आगे बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे? Na2CO3 प्लस 10H2O, तो ये क्या बना देगा? Na2CO3 डॉट 10H2O डॉट क्या बना देगा? 10H2O। इस चीज़ का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके गुण, Na2CO3 डॉट 10H2O के गुण, कि इसके गुण क्या क्या हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला गुण देखो बच्चों, इसका पहला जो पॉइंट है कि यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। यह श्वेत, वाइट कलर का, क्रिस्टलीय, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा ठोस है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा कि यह जल में विलय होता है। यह जल में
विलय होता है, जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन, ये जल में विलय होता है, इसका मतलब जो जलीय विलयन है ना वो इसका क्या होता है, जल में विलय होता है। आप ये लिख सकते हो, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन जल में विलय होता है इसका, ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, ये जल में विलय होता है। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि इसका जलीय विलयन जल में विलय होता है, मतलब पानी मिला के जो तैयार किया जाता है ना वो जल में क्या होता है, विलय होता है। अगला देखो, इसको 373 से इसको 373 से 73 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देता है। क्रिस्टलन जल को क्या कर देता है, त्याग देता है। वह सोडा एस का निर्माण करता है तथा सोडा एस का निर्माण करता है, सोडा एस का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई कि ये 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर, ये इम्पोर्टेंट हो गई, 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्रिस्टलन जल को त्याग देता है और सोडा एस निर्माण करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, सोडा एस क्या चीज़ है, कैसे बनाया जाता है, तो ये हो गया। ठीक है ना, अब देखो समीकरण देखो इसकी कैसे बनता है। तो Na2CO3 डॉट 10H2O गरम, ये गरम करने का चिन्ह है, ये जो मैंने बनाया है ये किसका चिन्ह है, गरम करने का, ये वाला। कितने ताप पर, तापमान कितना है 373 केल्विन, तापमान कितना है 373 केल्विन। क्या देगा, Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस क्या देगा 10H2O, ये देगा Na2CO3 प्लस 10H2O। आगे बात समझ में, वे मतलब वही चीज़ है जो ऊपर अपने पढ़ के आए, वो क्रिस्टलन विधि वाला ही है। तो ये भी क्रिस्टलन जल को त्याग कर देता है, जो ऊपर समीकरण पढ़ा था वो सेम वही है। तो ये रूप सिर्फ चेंज हो जाएगा, डॉट के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके उपयोग बच्चों, तीन ये इसके तीन तो गुण हो गए, अब देख लो इसके उपयोग। उपयोग इसका कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो देखो। उपयोग देखो, पहला उपयोग है इसका, इसका उपयोग धुलाई व सफाई के लिए किया जाता है। धुलाई व सफाई के लिए किया जाता है, धुलाई और सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो 2 नंबर, धुलाई और सफाई में हो गया। इसका उपयोग कास्टिक सोडा, इसका उपयोग कास्टिक सोडा कोमा मीठा सोडा कोमा साबुन
मीठा सोडा, साबुन, बोरेक्स आदि के निर्माण में किया जाता है। आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे बात समझ में, आदि के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। तो कास्टिक सोडा, मीठा सोडा, साबुन, बोरेक्स, ये सारे मतलब कास्टिक सोडा ये केमिकल के रूप हो गए। साबुन भी केमिकल से बनता है, तो केमिकल से ही तैयार होते हैं सारी चीज़। बोरेक्स है, तो ये सारी आदि चीज़ों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो अगला इसका जो उपयोग है वो देखो, इससे आगे वाला है कि इसका उपयोग तीसरा है क्या, 3 नंबर, इसका उपयोग कागज उद्योग, इसका उपयोग कागज उद्योग, कागज उद्योग में, और इसके अलावा कांच, ग्लास जो होता है ना, कांच, वस्त्र व पेंट, कलर होता है ना, पेंट आदि उद्योगों में किया जाता है। आदि उद्योगों में किया जाता है। अगला 4 नंबर, ये वही कॉमन पॉइंट आ गया जो कल भी आया था, परसों भी आया था। इसका प्रयोगशाला सब में आ रहा है लगभग। ये अभिकर्मक, ये जो चौथा पॉइंट आया है ये उनमें भी था। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका जो प्रयोग है या उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपने Na2CO3.10H2O के गुण और उसके उपयोग, गुण और उपयोग दोनों हो गए। ठीक है ना, कि क्या क्या इसके गुण है और क्या क्या इसके उपयोग है। अब देखो इसके बाद में अपने ये जो पढ़ा था, ये कितने नंबर पॉइंट था, कितने नंबर पॉइंट था ये, 5 नंबर। कितने नंबर पॉइंट था, 5 नंबर। अब अगला देखो 6 नंबर पॉइंट। छठा जो पॉइंट है वो है बच्चों CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये है अगला नया पॉइंट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो देखो सबसे पहले वही चीज़, इसका कौन सा नाम, रासायनिक नाम। कौन सा नाम पढ़ेंगे, रासायनिक नाम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ रासायनिक नाम। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्ध मतलब आधा अणु है ना जल का, पानी देखो यहाँ हाफ H2 है, तो कैल्शियम सल्फेट तो ये हो गया
ये 1/2 यानी अर्ध आधा हाइड्रेट यानी जल के कारण आए, ठीक है ना। तो कैल्शियम अर्ध हाइड्रेट सामान्य नाम पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी अर्थात इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये आगे आ जाएगा इसमें, पीओपी का नाम वैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम में लिया जाता है, ठीक है। तो देखो मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके, फ्रांस की जो राजधानी है वहाँ पेरिस जो है, वहाँ जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था। तो ध्यान रखना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके इसे बनाया गया था सबसे पहले। इसे बनाया गया था, ठीक है। और इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, क्योंकि पेरिस में तैयार हुआ ना, इसी कारण इसका नाम भी प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया, यानी पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया यानी पीओपी रखा गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई कि इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले बनाया गया था, इसी कारण इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इस कारण इसका नाम क्या रखा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। अब आगे देखो, यानी जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पीओपी का निर्माण हुआ। और बना कैसे कि जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर पीओपी का निर्माण हुआ। गर्म करने पर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ। जिप्सम को 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर
POP का निर्माण हुआ, यानी 393 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म किया गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी समीकरण देखते हैं कि इसको कैसे बनाया गया। तो देखो किस प्रकार से इसको बनाया गया कि CaSO4 डॉट 2H2O और 393 केल्विन, ये के है 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, तो ये गर्म करने का चिन्ह हो गया, ये वाला, ये किसका चिन्ह हो गया, गर्म करने का चिन्ह हो गया। 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, 393 केल्विन ताप पर गर्म करने पर बनाया गया ना। तो क्या बना, ये CaSO4 है, बना CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 से 1/2 H2O, 1 सही 1/2 H2O, ये बना 1 से 1/2 H2O, यानी 393 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म किया गया तो इस चीज़ का निर्माण हुआ। बात आ गई समझ में, जब इसको गर्म किया गया तो इस चीज़ का क्या हुआ, निर्माण हुआ। समीकरण आपके सामने है। तो देखो कैसे कि यहाँ CaSO4 और 2 अणु जल के हैं, जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। ठीक है, तो CaSO4 डॉट 2H2 है, तो यहाँ देखो ये 2 अणु है ना, तो यहाँ देखो ध्यान देना आधा अणु आ गया, जल का कितना अणु आ गया, आधा। अब 2 में से आधा आ गया तो कितना बच गया, 1.5 अणु और बच गया, कितना बच गया, 1.5, तो यहाँ देखो ये 1.5 अणु आ गया, 1.5 1 से 1/2 यानी 1.5 ये हो गया और आधा ये हो गया, 1.5 और आधा मिलकर कितने हो गए, 2। यहाँ कितने अणु है, 2 अणु, तो समीकरण संतुलित हो गई ना। अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। इधर 1 से 1/2, यहाँ 1 से 1/2 जल के अणु, इधर आधा अणु जल का, तो यानी इधर 2 हो गए, टोटल कितने हो गए, 2। तो इधर भी साइड में कितने अणु है जल के, 2। इधर CaSO4 है तो ये CaSO4 आ गया, तो समीकरण क्या होगी बच्चों, संतुलित हो गई। ठीक है, आगे बात समझो। अब देखो इसका जो आगे यदि इसको सरल करें तो क्या आएगा कि 2CaSO4 डॉट 2H2O, तो ये समीकरण जब करवाई जाती है तो क्या बनता है, 2CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3H2O प्लस क्या बनेगा, 3H2O प्लस क्या बनेगा, 3H2O, यानी 2CaSO4 डॉट 2H2O, ये समीकरण करवाई जाती है तो 2CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3H2O का निर्माण होता है। ठीक है, ये समीकरण है ये आपके सामने। इसको देखो, इसको कैसे समझोगे कि यहाँ CaSO4 के 2 अणु हैं, जल के 2 अणु तो ये रहे, 2 ये रहे, टोटल जल के 4 अणु हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4। तो CaSO4 के 2 अणु, CaSO4 के कितने अणु, 2। यहाँ देखो आधा अणु, यहाँ आधा अणु जल का है, हाफ H2O, कितना अणु है, हाफ H2O, अभिक्रिया संतुलित की गई है। यहाँ 3 अणु है, यहाँ जल के कितने अणु हैं, 3 अणु। इधर कितने चाहिए अपने को, टोटल जल के 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 2 2 4 अणु चाहिए जल के, तो 3 तो ये हो गए और 1 अणु यहाँ हो गया। यहाँ कितना अणु हो गया, 1। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि यहाँ तो हाफ लगाए, तो देखो यहाँ बाहर 2 है ना, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 जल का अणु बचा, कितना अणु बचा, 1। 3 अणु ये हो गए, 1 अणु ये हो गए, 4 अणु हो गए। और यदि इसकी बात करें
इसकी बात करें तो इसमें मतलब 1/2 इसी के साथ तो है, तो 2 इसके साथ गुणा होगा, गुणा होते ही 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, यहाँ गुणा होगा नहीं तो यहाँ सीधा। CaSO4 की बात करें तो ये 2 अणु रह जाएंगे, इसके कितने अणु रह जाएंगे 2। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 लगा है ना, ये यहाँ तक काम करेगा जब तक प्लस का चिन्ह नहीं आ जाता, तो यहाँ तक काम करेगा, तो इसके साथ तो 2 का 2 काम कर जाएगा, इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अणु ये और 3 अणु ये, टोटल जल के कितने अणु बना देंगे 4 अणु, और इधर भी कितने अणु है 4, तो ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। आगे बात सुन ले। अब देखो यदि फिर विशेष बात क्या है इसमें कि पीओपी को और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, पीओपी को और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर संपूर्ण क्रिस्टलन जल त्याग देता है, गर्म करने पर क्या करता है ये, संपूर्ण क्रिस्टलन जल त्याग देता है, और जो पदार्थ बनता है उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। तो क्या है कि यदि पीओपी को और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, और अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह संपूर्ण क्रिस्टलन जल त्याग देता है, यह संपूर्ण क्रिस्टलन जल त्याग देता है, संपूर्ण क्रिस्टलन जल क्या करता है, त्याग देता है, और जो पदार्थ बनता है, और जो पदार्थ बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मृत तापित प्लास्टर। तो ये विशेष बात होगी, मृत तापित प्लास्टर क्या चीज़ है, ठीक है, यानी ये लगभग मरे हुए के समान है, जो प्लास्टर मतलब और ज़्यादा गर्म करेंगे तो इसके जो गुण है वो नष्ट हो जाएंगे, ज़्यादा गर्म करेंगे ना तो क्रिस्टलन जल है उसका भी ये फिर त्याग कर देता है, तो जो विशेष गुण है वो इसके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, विशेष गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसे मृत तापित प्लास्टर कहते हैं। अब इसके गुण देखो, अब इसके क्या पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O के गुण, अब इसके गुण पढ़ते हैं अपने। तो अब इसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखो यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, पहला गुण क्या है, यह श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है, श्वेत ठोस चिकना पदार्थ होता है। दूसरा देखो इसमें जल मिलाने पर, इसमें जल मिलाने पर 15-20 मिनट में 15-20 मिनट में जल मिलाने पर 15-20 मिनट में जमकर ठोस व कठोर हो जाता है, मिनट में जमकर
ठोस व कठोर हो जाता है। जमकर ठोस और क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। 15-20 मिनट में जम करके ठोस और कठोर हो जाता है। कैसे, देखो अब इसको अपने समीकरण की सहायता से समझेंगे कि किस प्रकार से जम करके ठोस और कठोर हो जाता है। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O, तो 1/1/2 H2O, और ये क्या बना देगा, CaSO4 डॉट 2H2O डॉट क्या बना देगा, 2H2O। यानी इसमें जब अपने इसको सरल किया समीकरण को, तो क्या देखा कि यहाँ ये हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1/1/2 H2O, और जब इसको सरल किया तो ये बना देगा CaSO4 डॉट 2H2O। तो समीकरण संतुलित है। आपको समझ में आ गई होगी समीकरण कैसे संतुलित हुई। समझ में आ गई तो ठीक है, वरना मैं समझा देता हूँ। देखो कैसे कि यहाँ CaSO4 कितना अणु है, एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु। CaSO4 का कितना अणु है, एक। और जल का बच्चों यहाँ कितना अणु है, 1/2, आधा। जल का कितना है, आधा, 1/2 आधा अणु है। फिर आगे देखें, प्लस 1/1/2 H2O, यानी यहाँ जल का कितना अणु है, 1.5। कितना अणु है जल का, 1.5। तो 1.5 और आधा टोटल कितने हो गए, 2। टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ना। तो 2 अणु हो गए। तो इधर देखो कितने अणु हैं, 2H2O। जल के कितने अणु हैं इधर, 2। जल के कितने अणु हैं, 2। तो CaSO4 का एक अणु, तो इधर देखो तीर के निशान के बाद में CaSO4 का एक अणु, सही है। हाफ H2O जल का आधा अणु, प्लस 1.5 H2O। जल के कितने अणु हो गए, 2 अणु। जल के कितने अणु हो गए, 2 अणु। तो इधर भी कितने अणु हैं, जल के कितने अणु हैं इधर, 2 अणु। तो समीकरण संतुलित होगी ना। तो ये इसका समीकरण हो गया। और ये जो सूत्र बना, ये सूत्र बच्चों किसका हो गया, जिप्सम का। ये सूत्र किसका हो गया, जिप्सम का। मतलब इस समीकरण के बाद में ये आधा अणु जल का और इधर 1.5 अणु जल का CaSO4 के साथ अभिक्रिया करके आगे जब रिएक्ट करके इसको प्रोडक्ट के रूप में देते हैं, तो अपने को किस चीज़ की प्राप्ति होती है, जिप्सम की। यानी किसका निर्माण होता है, यहाँ पर जिप्सम का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है। अगला देखो, तीसरा पॉइंट, समीकरण समझ में आ गई होगी आपको। तीसरा देखो, जिप्सम से POP बनता है, और जिप्सम से क्या बनता है, जिप्सम से POP बनता है। POP बनता है, लेकिन POP से वापस हम, परंतु POP से वापस हम POP से वापस हमें, तो POP से वापस हम वापस क्या बना सकते हैं, हम जिप्सम बना सकते हैं। वापस हमें जिप्सम बना सकते हैं। वापस जिप्सम बना सकते हैं, जो कि कहाँ काम आता है, जो चिकित्सा, यानी डॉक्टरों के चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
ये इसका मतलब गुण हो गए कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। अब देखो बच्चों, इतना करने के बाद में अब हम देखते हैं इसके CaSO4 डॉट हाफ H2O के उपयोग। अब देखते हैं इसके उपयोग। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O के उपयोग कि इसके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अब देखते हैं इसके उपयोग देखो इसके कहाँ कहाँ पर उपयोग लाया जाता है। तो सबसे पहले इसका पहला उपयोग हम देखते हैं। पहला उपयोग इसका कहाँ किया जाता है। पहला उपयोग देखो इसका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग याद कर लेना, इनको ढंग से अच्छी तरीके से याद कर लेना कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग भवन, ये इसका इम्पोर्टेंट उपयोग है इस चीज़ का, भवन निर्माण यानी मकान बनाने में किया जाता है। भवन निर्माण में किया जाता है। अगला देखो दूसरा, इसका उपयोग कृत्रिम दांतों के सेट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम दांतों के सेट बनाने में किया जाता है। इसका जो उपयोग है वो दूसरा कहाँ होता है, कृत्रिम दांतों के सेट बनाने में किया जाता है। समझ गए होंगे बात। कृत्रिम दांतों के सेट कैसे कि जैसे जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं या जो बूढ़े हो जाते हैं, या कई बार जैसे जवान लोगों के भी हो जाता है किसी कारणवश, जैसे दांत गिर जाते हैं तो फिर उन्हें जैसे अच्छे दिखने के लिए फिर वो दूसरे नकली जो बोलते हैं अपने, जिन्हें कृत्रिम दांत बोलते हैं विज्ञान की भाषा में, उन दांतों का सेट लगवाते हैं। उन दांतों का क्या लगवाते हैं, सेट, बत्ती सी डलवाई जाती है। उन दांतों का सेट बच्चों इसी की सहायता से तैयार किया जाता है। तो कृत्रिम दांतों के सेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो तीसरा, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के रूप में प्लास्टर करने के लिए किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने हेतु प्लास्टर करने में किया जाता है। प्लास्टर करने में किया जाता है। ये चीज़ मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि जैसे हड्डियाँ टूट जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो उसको वापस जोड़ने के लिए, उसको वापस सही करने के लिए इसका प्रयोग हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। जो मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो
हाथ पैर टूट जाता है तो डॉक्टर जो पट्टी लगाता है, आपने देखा होगा एक बड़ा सा पट्टा लगा होता है वाइट कलर का हाथ में पैर में जहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, फिर एक रस्सी बांध करके उसको, हाथ टूट जाता है तो गले में लटकाया जाता है, हाथ लटकाए रखते हैं ना, और पैर टूट जाता है तो कई दिन वैसे ही उसको रखा जाता है। तो वो एक मतलब एक प्रकार का सख्त पट्टा होता है, हार्ड पट्टा होता है, जिससे वो पैर वापस से उसकी सहायता से जुड़ जाता है। तो उसको उसको जोड़ने के लिए भी, हाथ और पैरों को जोड़ने के लिए, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। अगला देखो 4 नंबर, इसका उपयोग मूर्तियां कोमा सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यानी इसका जो अगला उपयोग है बच्चों, इससे अगला वो कहाँ होता है कि मूर्तियाँ, सजावटी सामान आदि बनाने में किया जाता है। कैसे? मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, जैसे अलग अलग प्रकार की भगवान राम की, राधा कृष्ण की अलग अलग मूर्तियाँ आती हैं, हनुमान जी की, तो वो वाइट कलर के जो पत्थर की सी जो मूर्तियाँ दिखाई देती है आपको, और कई जैसे पक्षी पंछी वो भी आते हैं, जैसे मोर है, तोता है, जो अलग अलग आते हैं ना, कलरफुल आते हैं, जो मिट्टी के से बने होते हैं। वो मूर्तियाँ बच्चों इस पीओपी की बनी होती है। वो मूर्तियाँ किसकी बनी होती है? पीओपी की बनाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। और जो सजावटी सामान जो तैयार किया जाता है घरों में, जो सजावटी सामान तैयार किया जाता है, वो भी इस पीओपी का ही बनाया जाता है। और जैसे जैसे अभी मैं बता रहा था, कोई तोते हैं, कोई और प्रकार के पक्षी हैं, या और कोई जैसे दूसरे सजावटी वस्तुएं हैं, उनको तैयार करने के लिए भी इसका प्रयोग, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। और भी जैसे घरों में चित्रकारी की जाती है, एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जैसे छतों पर आजकल बहुत की जाती है, विस्तृत रूप से इसको किया जाता है। छतों पर जैसे ऊपर सुंदर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, ऊपर छत अंदर, मकान के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर जैसे जहाँ पंखा लगाया जाता है वहाँ सुंदर, चारों तरफ सुंदर चित्रकारी की जाती है, कलरफुल चित्रकारी की जाती है। वो चित्रकारी इस पीओपी पर होती है, क्योंकि इस पर फिर वो कलर आसानी से चलते हैं और वो सुंदर भी लगते हैं, खिलते हैं उसके ऊपर वो कलर। तो वो सारी चित्रकारी इस पीओपी के ऊपर की जाती है। तो मूर्तियाँ और सजावटी सामान, जो भी सजावटी सामान तैयार किया जाता है, वो इसकी सहायता से तैयार किया जाता है। अगला 5वां, इसका उपयोग अग्नि सह पदार्थ के रूप में किया जाता है। अग्निसह पदार्थ के रूप में किया जाता है। अग्निसह पदार्थ के रूप में कैसे किया जाता है? अग्निसह, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अग्नि को सहन कर सके, अग्नि को क्या कर सके? सहन कर सके। जैसे मैं कल आपको बता रहा था, कल वाले वीडियो में, कि अग्निशामक यंत्र बनाने में, वो आग बुझाने वाला होता है ना, वो जो आया था उसमें पीछे वाले में, वो यहाँ नहीं, अग्निशामक नहीं, ये अग्निसह, यानी ऐसे पदार्थ बनाए जाते हैं जो अग्नि को आसानी से सहन कर सकें, उसको आसानी से सहन कर सकें, कोई किसी प्रकार का नुकसान न हो। ऐसे पदार्थ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बाहर इसकी परत तैयार कर दी जाती है, तो उस पर अग्नि का इतना ज़्यादा तीव्रता से प्रभाव नहीं होता है, तो उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए इसके उपयोग। तो आज जो है अपने
ये जो टॉपिक अपने पढ़ रहे थे, कौन से टॉपिक है जो 2 दिन से अपने अध्ययन कर रहे थे, दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक, दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी यौगिक, उसकी यहाँ उन पॉइंट की यहाँ समाप्ति हो चुकी है। वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। उसमें प्रश्न ये बनते हैं बच्चों कि यहाँ जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कोई सूत्र पूछ लिया CaSO4 किसका सूत्र होता है, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ प्रश्न कैसे बनते हैं, क्योंकि कई बच्चों ने तो पीछे वीडियो देख रहे हैं, कोई जैसे बीच में से देख रहा है, उसके लिए ये बात मैं बता रहा हूँ। तो इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नाम क्या होता है, ये उनके सूत्र लिखो, नाम लिखो। या फिर जैसे इसके जैसे CaSO4 के गुण क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं, कोई 2 गुण लिखो, 2 उपयोग लिखो। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये वैसे बहुत आसान चीज़ है, जो अभी आप देख रहे हो, बड़ी आसान चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आप आसानी से इनको याद कर सकते हो और अच्छे ढंग से, सही ढंग से आप इनको याद भी कर सकते हो और आसानी से इनको मतलब लिख सकते हो। तो आप ढंग से इनको बार बार अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आसानी से ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये पाठ कुछ गिने चुने मतलब चुनिंदा टॉपिक और बचे हैं, फिर ये चैप्टर समाप्ति की ओर है। अब जैसे आगे अपने अध्ययन करेंगे साबुन और अपमार्जक का। साबुन और अपमार्जक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाले इस चैप्टर में। उसके बाद में फिर जैसे 1-2 टॉपिक और बचेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो साबुन और अपमार्जक भी अच्छा टॉपिक है, ये टॉपिक भी अच्छे हैं, इनमें से प्रश्न किए जाते हैं। एक आधा सूत्र या कोई उपयोग गुण पक्का पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये टॉपिक भी, ये भी अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी, इस पर भी प्रश्न किए जाते हैं। आगे अपने साबुन अपमार्जक पढ़ेंगे, उनमें भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर भी अच्छे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। इन टॉपिकों में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल के आए हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया। अब भी जैसे पीछे तक जो चीज़ अपने अध्ययन की है उसमें अम्ल क्षार का एक अच्छा प्रश्न बनता है कि अम्ल और क्षार में अंतर लिखो, क्या क्या डिफरेंस है वो लिखो। तो एक प्रश्न तो वो क्रिएट होता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा फिर और भी जो छोटी मोटी परिभाषाएं अपने बीच में पढ़ी हैं उन पर प्रश्न बनते हैं। और विशेष गुण क्या क्या है, उनको कैसे उनमें विभाजित किया जा सकता है, कैसे विभेद कर सकते हैं अम्ल क्षार में, वो सारी चीज़ें। H+ आयन कौन से देते हैं और OH- आयन कौन से देते हैं, वो धनायन प्रवृत्ति ऋणायन प्रवृत्ति अलग अलग हो गई ना। H+ वाले तो धनायन में हो गए, OH- वो ऋणायन प्रवृत्ति में हो गए। तो वो कौन कौन से कैसे पहचान है, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, उनके क्या क्या मतलब डिफरेंस है, कैसे उनकी पहचान की जाती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। फिर उनके अपने उससे कनेक्टेड, उनसे संबंधित कुछ एक रिएक्शन पढ़ के आए हैं, अभिक्रिया पढ़ के आए हैं, उनका भी अध्ययन करना। समीकरण देखो, रसायन विज्ञान में बच्चों इंपॉर्टेंट बात यह है कि समीकरण है ना जो अपने लिख रहे हैं, जो अभी मैं ऊपर लिख के आया हूँ, मैं देखो आप पेज में दिखाऊंगा। जैसे ये लिखी है मैंने, ये रासायनिक समीकरण है। समीकरण आपको अच्छे ढंग से तैयार होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि रसायन का मतलब ये होता है कि समीकरण यदि आपको ढंग से तैयार हो जाएगी ना तो आप इस चीज़ को। अब इन पाठों में ये 2, 4, 5 चैप्टर हैं, इनमें विशेष चीज़ समीकरण ही है। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आप, जैसे अगले ने पूछा है रासायनिक समीकरण, आप घुमा फिरा के कुछ और बात का उत्तर दे रहे हो तो उसमें आपको अगला नंबर नहीं देगा। तो जब तक आप समीकरण नहीं लिखोगे तब तक इसमें नंबर आने दुर्लभ है। तो समीकरण लिखना भी अति आवश्यक है। तो ये समीकरण ढंग से समझ में आनी ज़्यादा आवश्यक है। अब ये समझ में आ गए होंगे समीकरण कैसे। यदि पढ़ोगे बच्चों, ढंग से पढ़ोगे तो कोई मतलब डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है, सारी चीज़ सरल, आप आराम से ढंग से उनको कवर कर सकते हो, ठीक है ना। और यदि अध्ययन नहीं करोगे तो देखो सारी चीज़ डिफ़िकल्ट है। तो मैं वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप इनका अध्ययन करो और ढंग से इनको समझो, तो ये चीज़ आपको आसानी से कवर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा आज के इस टॉपिक में। और फिर जाते जाते मैं वही अपील करूँगा कि हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि इस प्रकार से क्लासें चल रही हैं, ताकि आपके साथ साथ इस चीज़ का उनको भी फ़ायदा हो सके। और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि हम आपके लिए जो सहयोग कर रहे हैं उसमें हमारा उत्साह लगातार बना रहे और हम आपके लिए लगातार नए निरंतर वीडियो लेकर के आते रहें, और हमारा उत्साह भी उससे बना रहे। और हमारे चैनल को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए, अपने जो मित्र हैं, यार दोस्त हैं, उनसे, और
इसको वीडियो को आप देखिए, अच्छे ढंग से तैयार कीजिए और एक वीडियो को बच्चों स्किप मत कीजिए, शुरुआत से लेकर आप लास्ट तक देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार समझ में नहीं आता तो उसको आप 2 बार 3 बार भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।